हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 7th में लेसन नंबर 12 मोशन एंड टाइम के बारे में सीखेंगे। तो हमने जो कराया था आगे का लेसन उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मोशन एंड टाइम। अगर मोशन मतलब गति, कोई भी चीज़ है वो मूवमेंट करती है उसे मोशन बोलते हैं, बरोबर। एंड टाइम, वो मूवमेंट करने के लिए कितना टाइम लेती है। ओके, तो अगर हम कोई भी चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम 3 टाइप से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी स्पीड की वजह से कि वो कितनी स्पीड में चलती है, मूवमेंट करती है। फिर टाइम, कितने टाइम में वो मूवमेंट कंप्लीट करती है। और लास्ट में है डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस है, कितनी मूवमेंट करती है डिस्टेंस को काटने के लिए, बरोबर। तो स्पीड है, स्पीड को मेज़र करने के लिए एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है उसे काटना है वो, और कितने टाइम में वो डिस्टेंस है वो ऊपर लिखने का है और टाइम है वो नीचे लिखने का है। उसकी वजह से हम स्पीड मेज़र कर सकते हैं। फिर हमें टाइम मेज़र करना है तो क्या करेंगे, टाइम को लेफ्ट साइड लिखेंगे और राइट साइड हम डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे। स्पीड नीचे लिख देंगे और डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हम टाइम मेज़र कर सकते हैं। और लास्ट में है डिस्टेंस। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये सीखा था। फिर सेकंड टॉपिक था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सम थे, वो हमने क्लियर करे थे। उसके बाद हमने सीखा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड है वो सीधी एक डायरेक्शन में और कोई भी रुकावट के बगैर वो एक ज गति से पूरा डिस्टेंस काटती है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो मोशन जिसमें वो बीच में उसे स्टॉप हो जाए या फिर कुछ हर्डल्स आ जाए, कुछ हो जाए जिसकी वजह से उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ओके, फिर हमने सीखा कि स्पीड है, स्पीड को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी है, व्हीकल है, वो चलता है। और बाद में हम डिस्टेंस, अगर हमें देखना है कि कितना डिस्टेंस हमने काटा है तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ओडोमीटर में। क्लियर? यहाँ तक हमने लेसन नंबर 12 में सीखा था। आज उसके बाद का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मोशन हमने सीख लिया, बराबर। अब आज से हम क्या सीखेंगे, टाइम के बारे में। टाइम को कैसे मेज़र कर सकते हैं। यू रीच स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, यू ईट लंच एंड डिनर एट द फिक्स टाइम, indeed you do several activities at a different time. This show that the accurate measurement of time is necessary. मतलब आप सुबह उठते हो फिर रात को सोते हो, तो उसके बीच में बहुत सारा आप काम करते हो, तो ये सब काम है वो आपको कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग करते हो। तो सबके लिए क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए कि ये काम करने के लिए इतना टाइम लगता है। स्कूल आवर्स है तो वो 5 आवर्स की होती है। ओके, तो ये क्या है, हमारा टाइम है, स्कीड्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। यू लुक एट द क्लॉक और द वॉच सेवरल टाइम ड्यूरिंग द डे टू नो द टाइम। हम दिन में कितनी बार देखते कि कितना टाइम हुआ। कैन यू टेल व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट विदाउट लुकिंग एट द क्लॉक। आप बोल सकते हो कि कौन सा दिन है जिसमें आपने क्लॉक में एक बार भी नहीं देखा। यू कैन प्रोबेबली हैव एन आइडिया अबाउट द टाइम बट कैन नॉट बी एग्जैक्ट। आप उसका अंदाज लगा सकते हो कि कितना टाइम हुआ है, लेकिन आप एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हो कि इतना टाइम हुआ है। मेजर इन टाइम इन द ओल्डन डेज। पुराने ज़माने में कैसे टाइम को मेज़र करते थे, तो यहाँ पे कुछ टाइम को मेज़र करने के लिए पुराने ज़माने से अभी तक के जो सारे क्लॉक्स है उसके बारे में सीखना है। In olden days, people measured time with the help of natural events since they occurred at the regular interval of time. मतलब later people estimated time by the length of the shadow. Let's now study about some of the devices used by the earlier people to measure the time. पुराने ज़माने में
कि या फिर तो उसके बीच के ज़माने में जो सारे इंसान थे वो क्या करते थे कि टाइम को मेज़र करने के लिए, परफेक्ट टाइम को चेक करने के लिए कुछ इवेंट्स है कि हाँ ये इतना टाइम हुए यहाँ। फॉर एग्जांपल वो ऐसे अंदाज लगा सकते हैं कि जब सन है वो हमारे हेड के ऊपर होता है तो 12 o'clock हुआ है। फिर जैसे हमारा परछाई है वो आगे पीछे होती है, उसके अंदाज से वो टाइम लगा सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट टाइम नहीं बोल सकते। ओके, तो जो पुराने ज़माने में जो फर्स्ट पॉइंट है सनडायल, वो क्लॉक है। मतलब उसकी वजह से क्या है कि हमारी परछाई है उसके अकॉर्डिंग वो बोल सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। अ सनडायल वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। जैसे सन है, सनडायल है, वो क्या है कि जो सन है उसकी मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है कि जो हमारी परछाई है उसकी लेंथ कितनी है और हमारा परछाई है वो कहाँ पे पड़ती है, समझ में आता है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह सकते हैं कि इतना टाइम हुआ है। Sundial can still be seen in the ancient and medieval monuments like the one of the Jantar Mantar in the New Delhi। न्यू दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ पे अभी सनडायल का पुराना एक मोन्यूमेंट है जंतर मंतर जो न्यू दिल्ली में है, उसमें आप देख सकते हो कि सनडायल है वो कैसी दिखती है। यहाँ पे पिक्चर है सनडायल का और ये जंतर मंतर की सनडायल है और ये पुराने ज़माने की। ओके, अभी उसके सामने पेज नंबर 145 है, उसमें सेकंड है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक मतलब जो क्या है कि जो रेती होती है वो ऊपर से नीचे आने में एक घंटे में कितना टाइम लगाती है, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम बोल सकते हैं। पीपल ऑल्सो यूज कैंडल्स क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स टू मेजर टाइम। टाइम मेज़र करना है, कितना टाइम हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तो उसके लिए पुराने ज़माने में क्या यूज़ करते थे कि कैंडल क्लॉक यूज़ करते थे या फिर जो सैंड क्लॉक होती है उसका यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई भी मूवी जोई है जो पुराने ज़माने के, या फिर हमारे स्कूल में हम दिखाते हैं आपको वीडियोज़, उसमें जो गांधी जी थे उसके आसपास जो सैंड क्लॉक होती है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ये सैंड क्लॉक कैसी होती है। The sand clock works on the principle that a definite amount of the sand takes a constant time to fall from the upper chamber to the lower chamber। ये दोनों आपकी बुक में पिक्चर्स हैं, कैंडल क्लॉक एंड सैंड क्लॉक्स। सैंड क्लॉक है वो क्या है कि ऊपर का चैम्बर है, ऊपर का पार्ट है, वहाँ से नीचे के पार्ट पूरा भर जाए उसके लिए जो सैंड होती है 1 घंटे में कितना टाइम लेती है, बराबर। उसी तरह वो मेज़र करते कि 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हो जाए फिर से उसे उल्टा कर देते हैं और फिर वो ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह वो मेज़र करते हैं कि कितना टाइम हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। दिस कॉन्स्टेंट टाइम वॉज टेकन एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम विच वॉज कॉल्ड एन आवर। वो कॉन्स्टेंटली ऊपर से नीचे आती है और 1 घंटे उसे वो ऊपर से पूरा नीचे का भरे उसके लिए वो कितना टाइम लेती है, 1 घंटा लगता है। ओके, तो इसी तरह वो मेज़र कर देते हैं। इफ इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट अ सैंड क्लॉक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आवर ग्लास। इसी तरह इसके लिए उसको सैंड क्लॉक को हम आवर ग्लास भी बोलते हैं। थर्ड है पेंडुलम क्लॉक। कितने टाइप से हम टाइम को मेज़र करते हैं, तो फर्स्ट हमने सीखा सनडायल। जो उसका वर्क क्या है, वो उसका प्रिंसिपल क्या है कि लेंथ एंड शेडो पोजीशन। सेकंड है वो था हमारा कैंडल क्लॉक या फिर सैंड क्लॉक। तो सैंड क्लॉक में हमने क्या सीखा कि जो सैंड क्लॉक है वो पूरी है, ऊपर का चैम्बर से नीचे का चैम्बर भरने में वो एक घंटा लगाती है। तो उसकी वजह से वो मेज़र करते हैं कि 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा। फिर
थर्ड, पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक मतलब जो क्लॉक है डंकावाड़ी, गुजराती में कहिए तो डंकावाड़ी घड़ियाल, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक वॉज ऑल्सो यूज टू मेजर टाइम। पेंडुलम क्लॉक है उसको यूज़ हम किसके लिए करते हैं, टाइम मेजर करने के लिए। गैलीलियो गैलीलिया discovered that a swinging pendulum takes a fixed time to complete one oscillation। ऑस्किलेशन का मतलब है ये मैंने एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करी है जिसमें ओ है, ओ मतलब ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन मतलब यहाँ से ए से बी तक ये पूरा चक्कर लगाने में वो क्लॉक है उसका ये बीच वाला पार्ट है वो कितना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ पूरा होने में, उसे ऑस्किलेशन बोलते हैं, बरोबर। द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम इज कॉल्ड ऑस्किलेशन। ये पेंडुलम है उसको यहाँ से यहाँ तक टू एंड फ्रो आगे जाने में और फ्रो मतलब पीछे जाने में कितना टाइम लगता है उसे ऑस्किलेशन बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम, आपकी बुक में सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करा है सिंपल। और जो ये पेंडुलम क्लॉक है उसका इन्वेंट किसने किया है तो गैलीलियो गैलीली, ओके। फिर सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ स्मॉल मेटालिक बॉल कॉल्ड बॉब that is suspended from the rigid stand by a thread। मतलब बॉब किसे बोलते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखता है कोई भी चीज़ है, यहाँ पे थ्रेड है, ये क्या है थ्रेड। थ्रेड मतलब डोरो, कोई भी डोरो है जिसकी वजह से यहाँ पे एक चीज़ है नीचे लटकी हुई है, उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने के लिए, चक्कर करने के लिए उसको फिक्स करा है, धागे से यहाँ पे बांधा है। फिर व्हेन द, और ये जो पार्ट है उसे बॉब बोलते हैं। बॉब मतलब वो हिस्सा जो आगे पीछे हो सकता है क्लॉक का, वो। व्हेन द मेटल बॉब इज एट द रेस्ट एट द पोजिशन ओ, इट इज सेड टू बी इन इट्स मीन पोजिशन। ओ मतलब ये उसकी, जब वो स्थिर होता है, मतलब ये कौन सी पोजीशन है, वहाँ पे वो पूरा एक चक्कर पूरा करता है और वहाँ से वो दूसरा स्टार्ट करता है, तो वो मेन पोजीशन है, उसे क्या बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। इट इज सेड टू बी द पोजीशन व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेड स्लाइटली एंड रिलीज इट बिगन्स ऑस्किलेशन मूविंग टू एंड फ्रो। मतलब जो ये बॉब है स्लाइटली इस तरफ जाता है, स्लाइटली उस तरफ जाता है, वो आगे पीछे होने की जो मूवमेंट है उसको ऑस्किलेशन बोलते हैं। द बॉब इज सेड टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी एंड कंप्लीट बैक टू पोजीशन ए, और फ्रॉम द ओ टू ए एंड देन ए टू बी एंड देन बैक टू बी टू सी। मतलब ये पूरा टाइम कंप्लीट करने के लिए यहाँ जो मेन रेस्ट पोजीशन है यहाँ से वो स्टार्ट करता है, वो ए की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे आता है बी की तरफ जाता है, फिर से वो ज़ीरो की ओर आता है, तो ये पूरा एक ऑस्किलेशन हुआ, उसका एक पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ। द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मतलब ये पूरा उसे कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, बरोबर। अ पेंडुलम इज यूज इन द पेंडुलम क्लॉक विच स्विंग continuously under the influence of the wound up spring that control the movement of the hands of the clock। मतलब ये जो क्लॉक है, ये जिसके कोई के घर पे भी ये पेंडुलम क्लॉक आपको देखने को मिलेगी, जिसका काम क्या है कि वो यहाँ जो क्लॉक है मिनट्स, उसका हैंड है, मिनट हैंड है, जैसे वर्क करता है उसी तरह ये क्लॉक का, ये जो उस क्लॉक का जो ये बॉब है वो भी ऐसे आगे पीछे होता है, तो उसी तरह हम मेज़र कर सकते हैं टाइम को।
शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आर मेजर्ड यूजिंग द स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक। स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक से हम कोई भी टाइम है उसको मेज़र कर सकते हैं। Nowadays, digital clock and the watches use a vibratory quartz crystal to measure time, which is more accurate than the olden technologies. पुराने ज़माने की जो टेक्नोलॉजी थी उसकी कंपैरिजन में फ़िलहाल में जो हम क्लॉक यूज़ करते हैं वो ज़्यादा प्रिफरेबल है। फिर उसके बाद है नया टॉपिक यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम मतलब टाइम है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम को मेज़र करने के लिए क्या है उसका यूनिट सेकंड। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी चीज़ है उसको मेज़र करने के लिए लिक्विड के लिए लीटर होता है, फिर जो कोई थिक चीज़ है उसको मेज़र करने के लिए हम केजी लगाते हैं, उसी तरह हमें टाइम मेज़र करना है तो उसके लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। उसी तरह हमें क्या ज़रूरी है कि जो सारे यूनिट्स है उसके बारे में सीखना ज़रूरी है। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हम हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम सारे यूनिट है वो लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लीटर में लिक्विड है उसको चाहिए मेज़र करना है तो हम लीटर यूज़ करते हैं, किलोग्राम नहीं यूज़ करते हैं। ओके, तो उसी तरह हमें जो चीज़ है कपड़ा है तो उसको मेज़र करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, उसको मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम नहीं यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब क्या है कि उसका जो एक फिक्स होता है यूनिट होता है जिसको हम उसी तरह से बोल सकते हैं। वैसे ही हमें टाइम को मेज़र करना है तो सेकंड में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल योर एज इज़ एक्सप्रेस इन द ईयर्स एंड नॉट इन द डेज। मतलब आपकी जो एज है उसको मेज़र करने के लिए तो हम ईयर्स बोलते हैं, हम उसको मेज़र करने के लिए डेज नहीं बोलते हैं। फिर टाइम ऑफ द डे इज़ एक्सप्रेस्ड इन आवर और अ मिनट एंड नॉट इन सेकंड। अगर हमें टाइम बोलता है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स ऐसा बोलते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि 16 सेकंड्स हुई, 35 सेकंड्स हुई। हम सेकंड में टाइम नहीं बोलते, हम किस में बोलते हैं, आवर में या फिर मिनट में टाइम बोलते हैं। ओके, और इसके सामने है पेज नंबर 146 में यहाँ पे आपको बोल्ड करा हुआ एक चार्ट डायग्राम है जिसको हमें समझना है। 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर हम कैसे बोल सकते हैं कि एक वर्ष हमारा पूरा हुआ है तो उसको मेज़र करने के लिए 365 डेज। ओके, हमारे साल के 365 डेज होते हैं वो कंप्लीट होते हैं तब हम हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। फिर 1 डे मतलब एक दिन कब ख़त्म होता है तो जब 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पे 24 आवर्स लिखना है। ओके, फिर उसके बाद है 1 आवर। हम कैसे बोलते हैं कि 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो उसको हम मेज़र करते हैं तो 60 मिनट से 60 मिनट कंप्लीट हुए तब हम बोलते हैं कि 1 घंटा पूरा हुआ। उसके बाद है 1 मिनट। कैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट पूरी हुई तो 60 सेकंड्स है, 60 सेकंड्स बराबर। एक पूरा साल कब ख़त्म होता है, जब 365 डेज होते हैं। एक दिन कब ख़त्म होता है, जब 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं। 1 आवर कब ख़त्म होती है कि जब हमारी 60 मिनट कंप्लीट होती है, और 1 मिनट तब ख़त्म होती है जब 60 सेकंड्स हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर एक दिन को हमें मेज़र करना है तो कितनी सेकंड में करेंगे, सेकंड में मेज़र करना है तो क्या करेंगे, 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 86,400 सेकंड्स। ओके, तो पूरा दिन है उसको अगर हमें सेकंड में मेज़र करना है तो कितनी सेकंड लगती है पूरे दिन में, तो 24 आवर्स होते हैं,
60 मिनट्स एंड 60 सेकंड, तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा 86,400 सेकेंड्स। ओके, और हमें 1 सेकंड अगर मेज़र करनी है, अगर हमें 1 सेकंड मेज़र करने तो कैसे करेंगे? 1/86,400 ऑफ अ डे। ऑफ अ डे मतलब एक दिन में 1 सेकंड में इतना टाइम होता है। बराबर, ये चार्ट है वो आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 1 डे इज इक्वल टू